10 बज रहे थे। अप्रैल का महीना था और दिन भर की गर्मी के बाद अब रात की हवा में गेहूं की पकी हुई बालियों की सौंधी खुशबू तैर रही थी। पूरा गांव सो चुका था और चारों तरफ सन्नाटा था। गली के कुत्तों के भौंकने की आवाजें इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। राधे हाथ में पुरानी लालटेन लिए गांव की चौपाल के पास से गुजर रहा था। चौपाल पर गांव के कुछ बुजुर्ग और ताऊ बैठे थे। अरे राधे, रुक भाई, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? खेत देखने ताऊ, कटाई बस शुरू होने वाली है। आजकल जाने क्यों मन बड़ा घबरा रहा है और आजकल गांव की हवा ठीक नहीं लग रही। हाँ भाई, बात तो तू ठीक कह रहा है। संभल कर जाइयो। और सुन, अगर रास्ते में किसी की आवाज सुनो तो पीछे मत मुड़ना। ताऊ आप भी ना हर बात में भूत जोड़ देते हो। राधे वहां से आगे बढ़ गया। चारों तरफ घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था और सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ राधे के कदमों की आवाज और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब राधे अपने खेत की सीमा पर पहुंचा तो उसे दूर से एक छोटी सी आग जलती दिखाई दी। मचान के नीचे धुनी जल रही थी और वहां धुनी के बीच 2 आदमी बैठे दिखाई थे। वे सुरेश और रामू थे। अरे भाई, तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? इस अंधेरी रात में यहां मचान के नीचे ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो? संकट ही समझो राधे भाई। देख नहीं रहे गेहूं की बालियां कैसी सोने जैसी चमक रही हैं। फसल बिल्कुल कटने को तैयार है। आसपास कटाई शुरू भी हो गई है। लेकिन जब तक ये अनाज बोरे में भरकर घर नहीं पहुंच जाता, कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। भाई, सच बताऊं तो अब तो यहां अकेले बैठने में भी डर लगने लगा है। जैसी हवा चल रही है, न जाने क्यों किसी अनहोनी का साया सा लग रहा है। रामू गलत नहीं कह रहा राधे। अगर किसी जलने वाले ने रंजिश के चक्कर में रात के अंधेरे का फायदा उठा दिया और खेत में एक तीली भी लगा दी, तो हमारी साल भर की मेहनत, बच्चों का निवाला सब राख हो जाएगा। इसी डर के मारे हम यहां पहरा दे रहे हैं। बात तो तू 100% की कह रहा है सुरेश। गांव के माहौल में भी आजकल कुछ अजीब सा ही चल रहा है। खैर, अब तू अकेला नहीं है। आज की रात मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। अकेले में इंसान का मन घबराता ही है, लेकिन 3 लोग होंगे तो हिम्मत बनी रहेगी और वक्त भी कट जाएगा। बस उस ऊपर वाले से यही दुआ है कि इस बार सबकी मेहनत बेकार ना जाए। किसान का पेट भरेगा तभी तो दुनिया का पेट भरेगा। सबका अनाज सही सलामत घर पहुंच जाए, बस यही प्रार्थना है। तीनों आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। आग की लपटें उनके चेहरों पर नाच रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, उनकी बातें भी उतनी ही गंभीर और डरावनी होने लगी। भाइयों, तुम्हें पता है क्या? कल मदनपुर वाले किशन के खेत में किसी ने आग लगा दी। पता नहीं वो आग अपने आप लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल है। अरे भाई, सच में? बेचारी की पूरी 6 महीने की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई होगी। ऐसा करने वाले इंसान को शर्म नहीं आई? हाँ भाई, सोचकर ही रूह कांप जाती है। वो बेचारा दिन रात एक करके अपनी विधवा माँ और बच्चों के लिए फसल तैयार कर रहा था। पूरी की पूरी 5 बीघे की खड़ी फसल राख का ढेर बन गई है। सुबह जब मैंने उसके बारे में सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। वो पागल जैसी हालत में राख को मुट्ठियों में भर रहा था। अगर मेरे हाथ वो पापी लग जाए तो मैं उसकी हड्डियां सुरमे की तरह पीस दूं। ऐसा जुल्म कोई कैसे कर सकता है? वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक खेत से सरसराहट की आवाज आई। सूखे पत्तों के चटकने की आवाज ने तीनों को चौकन्ना कर दिया। वहां उन्हें एक सफेद बकरी दिखाई दी। वो धीरे धीरे गेहूं के पौधों के बीच चल रही थी। अरे, इस वक्त आधी रात को ये बकरी यहां कहां से आई? कौन ऐसा सिरफिरा है जो इस समय अपनी बकरी चराने निकला है? क्या किसी को होश नहीं है? अरे रामू, तू बैठा क्या देख रहा है? जा जल्दी उसे वहां से भगा, वरना वो भूखी बकरी सारा अनाज चर जाएगी और जो नहीं खाएगी
उसे पैरों तले रौंद कर खराब कर देगी। रामू अपनी लाठी उठाकर उठा और खुर खुर की आवाज करता हुआ बकरी की तरफ दौड़ा। बकरी बहुत तेज नहीं भाग रही थी, वो बस रामू से 4-5 कदम आगे आगे चल रही थी। रामू को लगा कि वो उसे पकड़ लेगा। बकरी एक घनी झाड़ी के पीछे मुड़ी और रामू जैसे ही उस झाड़ी के दूसरी तरफ पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई बकरी नहीं थी, झाड़ी के पीछे सिर्फ खाली जमीन और धूल थी। अरे ये क्या बला है? अभी तो वो यहीं थी, कहाँ गई? कोई गड्ढा भी नहीं है यहाँ तो। वो कांपते हुए वापस मचान पर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीना था। अरे भाइयों, वो बकरी, वो तो जैसे हवा में घुल गई। कसम से अपनी आंखों से देखा उसे झाड़ी के पीछे जाते, पर दूसरी तरफ सन्नाटा था। न पैरों की आहट, न मीमियाने की आवाज। वो भाग ही नहीं सकती थी, बस धुआं हो गई। अबे ओ रामू, दिन में सपने देखना बंद कर, तुझे पक्का झपकी आ गई होगी। भला जीती जागती बकरी भी कहीं गायब होती है? तू बस थक गया है, जा जाके मुंह धो ले। मजाक मत उड़ा सुरेश, मौसम कुछ अजीब है आज। पिछले साल पड़ोस वाले गांव में भी तो यही हुआ था। वो किसान रात को खेत काट रहा था और सुबह जब घर लौटा तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। न वो ढंग से चलता था, न बात करता था। लोग कहते हैं उस रात कुछ और ही उसके साथ घर आ गया था। अरे बस कर राधे, तू भी इन पुरानी और डरावनी बातों को हवा देने लगा। देख, रामू का चेहरा सफेद पड़ गया है, वैसे ही अंधेरा हो रहा है, ऊपर से तू ये सब शुरू हो गया। हिम्मत रख भाई, भूत भूत कुछ नहीं होता। सुरेश अभी रामू को समझा ही रहा था कि अचानक एक भारी भरकम बैल खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। वो सफेद रंग का विशाल बैल था, जिसके सींग बहुत नुकीले थे। वो बड़े इत्मीनान से गेहूं की बालियों को चबा रहा था। सुरेश, अब तू जा, देखो कितना बड़ा बैल है। अब तू ही हिम्मत दिखा। मैं तो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। देख रामू, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मैं ही जा रहा हूं, तू बस यहीं बैठ और तमाशा देख। बैल ही तो है, 2 डंडे खाएगा तो अपने आप भाग जाएगा। जैसे ही सुरेश ने बैल को हाँकने के लिए लाठी हवा में लहराई, बैल ने अपनी भारी गर्दन घुमाई। सुरेश का हाथ हवा में ही जम गया। बैल धीरे से 2 कदम आगे बढ़ा और सुरेश की आंखों के सामने ही धुंधला होने लगा। पलक झपकते ही वो विशालकाय जानवर हवा में विलीन हो गए। राधे, रामू, ये क्या बवाल है? वो बैल, वो भी गायब हो गया। वो कोई जानवर नहीं था, वो तो कोई शैतानी रूह थी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैंने कहा था ना, जब मैं बकरी भगाने गया था तब भी यही हुआ था। वो भी गायब हो गई थी और ये बैल भी गायब हो गया। ये खेत शापित है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ तुम दोनों। तुम लोग शायद बहुत ज्यादा थक गए हो और डर की वजह से तुम्हें क्या क्या दिख रहा है ये भगवान ही जाने। एक काम करो, तुम दोनों सो जाओ। मैं अकेला जागता रहूंगा और फसल की देख रेख करूंगा। मेरी नजरें तेज हैं। नहीं राधे, हम नहीं सोएंगे। अगर हम सो गए और तू भी डर के मारे भाग गया तो, या फिर वो चीज हमें नींद में ही उठा ले गई तो, हम साथ ही जागेंगे। वे तीनों फिर से एक साथ सट कर बैठ गए, लेकिन उनकी नजरें अब आग पर नहीं बल्कि चारों ओर के अंधेरे पर थीं। अचानक वही सफेद बकरी दोबारा प्रकट हुई और बड़े आराम से अनाज खाने लगी। देखो, वो बकरी फिर आ गई है। मैं तो अब मर के भी उसे भगाने नहीं चाहूंगा। इस बार हम तीनों साथ मिलकर जाएंगे। देखते हैं ये बकरी और बैल का क्या मामला है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है या ये कुछ और है। चलो। तीनों अपनी अपनी लाठियां लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। वे अभी उस बकरी से कुछ ही दूर थे कि उनके सामने का दृश्य बदल गया। बकरी अचानक एक बैल में बदल गई। बैल फिर एक काले धुएं के बवंडर में बदल गया। उस धुएं के बीच से एक औरत की आकृति उभरी।
वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी त्वचा जली हुई और काली थी, और उसकी आंखों से नफरत की लपटें निकल रही थी। इतनी हिम्मत, इस अनाज की रखवाली कर रहे हो? चाहे तुम कितनी भी लाठियां भांज लो, आज ये अनाज जलकर राख होकर रहेगा। मैं इस पूरे खेत में आग लगाकर ही दम लूंगी। कौन है तू? हमारे सामने आ। तू अगर अनाज जलाने आई है तो समझ ले कि तुझे हमसे टकराना होगा। तुम्हें कौन बचाएगा? और तुम्हारे इस प्यारे अनाज को कौन बचाएगा? हम तो गरीब किसान हैं। हमारा अनाज क्यों जलाना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं बिगाड़ा, पर इस गांव के लोगों ने बिगाड़ा है। 10 साल पहले मेरा भी ऐसा ही लहलहाता खेत था। मेरी एक छोटी सी कुटिया थी, पर गांव के कुछ रंजिश रखने वाले लोगों ने रात के अंधेरे में मेरे खेत और मेरी कुटिया में आग लगा दी थी। मैं उसी आग में जल मरी थी। उसने अपने हाथ का एक इशारा किया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन तीनों किसानों को उठाकर हवा में फेंक दिया। वे बेबस होकर हवा में लटक रहे थे और उनका दम घुट रहा था। तभी खेत के बीचों बीच एक और प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से गांव के पुराने मुखिया जी की आत्मा प्रकट हुई। मुखिया जी वही थे जो 5 साल पहले गुजर चुके थे और अपनी न्याय प्रियता के लिए जाने जाते थे। रुक जा भूमि, बस कर। ये बच्चे नादान हैं, इन्हें छोड़ दे। मुखिया जी, आप यहाँ? क्या आपने बुला दिया? 10 साल पहले जब मैं जिंदा जली थी, तब किसी ने मुझसे हाल नहीं पूछा था। मुझे इंसाफ नहीं मिला। भूमि, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। तुम्हारा दुख पहाड़ जैसा बड़ा है, लेकिन इन मासूम किसानों की क्या गलती है? ये तो खुद मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये वही कर रहे हैं जो तुम 10 साल पहले कर रही थी, अपने अनाज की रक्षा, ताकि कोई दुष्ट उसे जला न दे। अगर तुम इनका अनाज जलाओगी तो तुम भी उसी दुष्ट आदमी जैसी बन जाओगी जिसने तुम्हारी जान ली थी। किसान का पसीना अनमोल होता है भूमि। इसमें उनका खून, उनकी उम्मीदें और उनके बच्चों का भविष्य होता है। जाओ, अपनी आत्मा को शांत करो और इन मेहनत कशों को क्षमा करो। भूमि शांत होने लगती है और गायब हो जाती है। मुखिया जी, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो हम तो आज जान से हाथ धो बैठते। हमारा अनाज तबाह हो जाता और हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाते। जीते रहो बच्चों। याद रखना, जिस अनाज में किसान का खून पसीना लगा होता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। तुम इसके हकदार हो। जाओ, अब आराम से अपनी फसल देखो। मैं भी यहीं अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ हूं। अब कोई दुष्ट इस अनाज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा।